8 फरवरी 2022। यूपी के विधानसभा चुनाव में यूपी ही नदारद है। पूरे का पूरा राज्य अपने ही विधानसभा चुनाव से जैसे छू मंतर है। सत्ता के एक दावेदार हैं जिनको जनता से ये उम्मीद है कि वो अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे तीर्थों के उद्धार के लिए उसके हाथ मजबूत करे, जबकि दूसरा लोगों को पिछले 5 वर्षों में हुई फर्जी मुठभेड़ों और दमन की घटनाओं की याद दिला रहा है। कुछ वक्त पहले तक लग रहा था कि ये चुनाव शायद सड़क और हवाई अड्डा बनवाने के नाम पर लड़ा जाएगा, लेकिन ऐसे दावे करने वाले पक्ष को ऐन मौके पर अंदाजा हो गया कि ये कथित विकास परियोजनाएं बहुत सारे लोगों का विस्थापन और कई परिवारों की संपूर्ण बर्बादी भी अपने साथ लाई हैं। नतीजा ये कि इस विशाल राज्य का चुनाव ले देकर वापस उसी फालतू की उत्तेजना और जाति धर्म की धुरी पर घूमने लगा है जो पिछले 3 दशकों से यूपी की राजनीतिक पहचान बनी हुई है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के राजनीतिक परिदृश्य में उत्तर प्रदेश की स्थिति धीरे धीरे एक कभी ना सुलझने वाली पहेली जैसी हो चली है। 25 करोड़ का आंकड़ा छूने जा रही इस राज्य की आबादी संसार में सिर्फ 4 देशों चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया से पीछे है। इतनी बड़ी प्रशासनिक इकाई के पास एक अरसे से भविष्य का कोई एजेंडा ही नहीं है। दूर से कोई देखे तो उसको लगेगा कि इस राज्य के पास राम, कृष्ण और शिव के रूप में भारत के 3 सबसे जागृत भगवान हैं जो हर हाल में इसे आगे ले जाते रहेंगे। हालांकि पास से देखने पर उसे ये जानकारी भी हो सकती है कि देश के लगभग सभी हिंदी और कुछ अंग्रेजी टीवी न्यूज चैनलों और बहुतेरे अखबारों के दफ्तर इसके एकमात्र विकास केंद्र नोएडा में हैं। यूपी की योगी सरकार को बचाए रखने में तीनों जागृत भगवानों से नोएडा में बैठे ये नए भगवान बस जरा सा ही कम है। कंपैरिजन के लिए कुछ खास नहीं है। ठोस मुद्दों जो सीधे लोगों के जीवन और यहाँ तक कि उनकी सांस से जुड़े होते हैं, उन पर राजनीति का चलन ना तो केंद्रीय चुनाव में है और ना ही किसी और राज्य में। लेकिन कोई भी चुनाव हो, उसमें राज्य या देश के हित अनहित पर कुछ बातें तो हो ही जाती हैं। मीडिया को भी घुमा फिराकर इस विषय पर कुछ बोलना ही पड़ता है, मगर उत्तर प्रदेश इस मामले में बिल्कुल अलग है। कांग्रेस की लुटिया यहां 1989 के विधानसभा चुनाव में डूबी थी, जब कुल 425 सीटों में पहली बार 100 से कम सीटें उसके हाथ लगी थीं। उसके बाद उभरी तीनों पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यहाँ किसी न किसी वोट बैंक की ही राजनीति करती हैं और उसे अच्छे से संबोधित करते रहने के अलावा बाकी किसी चीज की वो परवाह नहीं करती। एक वक्त था कि लगता था कि इस राजनीति की अपनी सीमा है, लेकिन फिर तीनों ने अपने तौर तरीके में ज्यादा बदलाव किए और किए बगैर 5-5 साल पूर्ण बहुमत की सरकारें भी चला ली, तो सीमा की चिंता समाप्त हो गई। यूपी की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो पिछले साल इसकी जीडीपी 17 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई थी, जबकि 6 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा इस पर सरकारी कर्ज था। 25 करोड़ की आबादी को देखते हुए ये आंकड़े निराशाजनक है। करोड़ का हिसाब एक तरफ रख लें तो मामला कुछ ऐसा बनता है कि 25 लोगों का खानदान साल भर में 17 लाख रुपए कमाता है, जबकि 6 लाख का कर्जा उस पर चढ़ा हुआ है। विकास के नाम पर राज्य सरकार कुछ नामी मंदिरों के अलावा कुछ सड़कें और 1-2 शहरों में 50 किलोमीटर मेट्रो रेल दिखाती हैं, लेकिन इतने बड़े राज्य में औद्योगिक इलाकों या साइबर सिटीज के नाम पर बहुत बड़ा शून्य पसरा हुआ है। अभी 3 दशक पहले की ही तो बात है जब यूपी का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कानपुर हुआ करता था। पूरब का मैनचेस्टर, जिसको भारत में टेक्नोलॉजी का गढ़ मानते हुए खड़गपुर और बॉम्बे के बाद तीसरे आईआईटी की स्थापना यहीं की गई। आजादी के पहले दशक में देश के बाकी कई राज्यों में इस बात को लेकर के भुनभुनाहट भी थी कि रुड़की और बीएचयू जैसे बड़े तकनीकी संस्थानों के होते हुए उत्तर प्रदेश में एक और टॉप मोस्ट तकनीकी संस्थान की क्या जरूरत। लेकिन उस वक्त कोलकाता और मुंबई को छोड़कर कानपुर के आसपास भी खड़ा हो सकने वाला कोई औद्योगिक शहर था ही कहां। पुणे और अहमदाबाद क्या, बेंगलुरु और हैदराबाद भी तब कानपुर होने के सपने देखते थे। कोई सोचे या कोई भी देखे और देख कर के बताए कि वही कानपुर आज की डेट में कहां है।
इलाहाबाद, बनारस और अलीगढ़ विश्वविद्यालयों की गिनती भारत ही नहीं, संसार के सबसे जरूरी एजुकेशनल सेंटर्स में होती थी। इनकी पढ़ाई लिखाई का हाल, यहाँ छपने वाले रिसर्च पेपर का लेवल अभी कैसा है? चपरासी और बेलदार की नौकरियों के लिए जब लाखों ग्रेजुएट यूपी के तमाम शहरों में हर साल लाठियां खाने और भगदड़ में मारे जाने के लिए जमा होते हैं, उनमें कुछ एमबीए, बीटेक और पीएचडी की डिग्रियां दिखाते हैं, तो राजनीतिक स्तर पर बयान जारी होते हैं कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, युवा अपने कौशल का विकास करें। और कुछ ज्ञानी राजनेता यहां तक बोल जाते हैं कि नौकरियां तो भरी पड़ी हैं, उसके लिए काबिल लोगों का ही अकाल है। लेकिन लंबी योजना की, राष्ट्र निर्माण वाली समझदारी की जरूरत यहीं पड़ती है। एक जवाबदेह सरकार देश दुनिया में पैदा हो रही नई मांग के हिसाब से चीजों और सेवाओं के निर्माण का ढांचा कैसे तैयार करे, और वो अपनी नई पीढ़ी को इसके लिए जरूरी कौशल और शिक्षा से लैस कैसे करे। कुछ ना कुछ बेरोजगारी इसके बाद भी बनी रह सकती है, लेकिन संसार की 5वीं सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई के लिए पिछले 30 सालों में क्या ये कभी भी चिंता का विषय रहा है? मामले की तह में जाएं तो सरकार चलाने को लेकर एडहॉक टाइप का नजरिया पिछले 3 दशकों तक ही सीमित नहीं है। कुछ देर पहले जो 1989 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की यूपी से विदाई का जिक्र किया, उससे किसी को लग सकता है कि जब तक कांग्रेस यहां राज कर रही थी तब तक शायद यूपी में सब कुछ ठीक ठाक रहा होगा। जी नहीं, फैक्ट्स ऐसे तो नहीं ही हैं। उस वक्त तक यूपी की राजनीति में 2 कारक सक्रिय रहते थे, एक यूपी की सरकार और दूसरा गांधी नेहरू परिवार। उत्तर प्रदेश को इसके कुछ फायदे मिले तो बहुत सारे नुकसान भी झेलने पड़े। किसी को ये सुनकर हैरानी हो सकती है कि एक बार में पूरे 5 साल चलाने वाले सिर्फ 3 मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश में हुए हैं। पिछले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से पहले राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहे जा सकते हैं। सन 2007 से पहले सरकार चलाने का जिम्मा यहाँ लोगों को औसतन साल 2 साल ही मिलता रहा है। 9 बार तो राष्ट्रपति शासन लग चुका है, 2 महीने से लेकर पूरे साल भर तक के लिए। फिर भी 1989 तक यूपी की गाड़ी चलती रहती थी, क्योंकि बात बात पर मुख्यमंत्री बदले जाने के बावजूद नौकरशाही राजनेताओं का अदब रखती थी। लेकिन उसके बाद से न सिर्फ राजनेताओं का कद छोटा होता गया, बल्कि सरकारी ढांचे में ये संदेश चला गया कि ऊपर बैठे लोग ज्यादा दूर की चिंता ही नहीं करते, लिहाजा लंबा हिसाब लगाकर सरकारी काम करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पुल 10 साल में गिरता है तो गिर जाए, सरकार की उम्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल ही रहनी है, लिहाजा पुल गिरने से अफसर या ठेकेदार की हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ने वाला। फिर तो इस राज्य में तबादला उद्योग चल निकला। कुछ आईएएस अफसरों ने हर साल बाकायदा वोट डालकर अपने बीच से सबसे भ्रष्ट अफसर का चुनाव करना शुरू कर दिया, और इस तरह चुनी गई एक भ्रष्टाचार शिरोमणि अधिकारी को राज्य का मुख्य सचिव बनाने का प्रस्ताव भी एक मुख्यमंत्री की ओर से पेश कर दिया गया। इस हद तक गर्त में जा चुके इस राज्य को अगर भगवत भक्ति के सहारे ही न छोड़ देना हो तो इसके ढेरों पहलुओं पर बाकायदा एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए, और इसके चौतरफा पुनरुद्धार के लिए 5 या 10 साल नहीं, 25 साल की मैंडेटरी प्लानिंग बनाकर काम शुरू करना चाहिए।